दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने स्टार्ट में बताया था जो डीवीएम की डिग्री है ना, नेवर थिंक यू आर अ वेटनेरियन आफ्टर दिस। if you want to join research and development, you can go anywhere. Like for example, you can go into the genetics, you can go into the molecular biology and all allied fields of the molecular biology. अगर अभी हम देखें तो मैंने जितनी भी टेक्निक्स और जितनी भी रिसर्च वर्क यहाँ पे यूके में किया है, तो वो उसका डीवीएम से सिर्फ इतना ही आप लिंक कह सकते हैं कि वो एक डिजीज़ जो है वो वेटनरी के रिलेटेड है, और अदरवाइज जितनी रिसर्च हुई है वो सारी जो है वो जेनेटिक्स है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है और सीक्वेंसिंग है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स मैंने बहुत ज़्यादा इधर की है. सो यू कैन गो एनी फील्ड यू वांट. सो प्रेफरेबली if you are looking for MS, particularly in the MS, go in some journal field, like I did a master's in molecular biology. So in this way the two degrees are in combination with each other, because once you are going into any lab in international scenario, so you need to work on like genetics. Nowadays bioinformatics is widely applicable in every field. If you are applying in international lab, they will ask you, do you know bioinformatics. So bioinformatics को कुछ अगर किसी को कोई चांस मिले तो वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स समर के अंदर की कोई कोर्सेज कर ले छोटे मोटे, तो वो एक सीवी में आपका जो है ना वो स्किल सेट बड़ा इम्प्रूव हो जाएगा उससे. क्योंकि मेरी अगर पीएचडी की बात और जो बाकी भी कर रहे हैं, डिजीज़ मॉडलिंग हो गई, इसमें अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का रोल बड़ा हाई है. इसमें आपको कंप्यूटर लैंग्वेज आनी चाहिए, आर आनी चाहिए, डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स. सो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं. बेटर ये है कि आप एमएस की डिग्री को वेटनरी के साथ ना लिंक करें, थोड़ा वन हेल्थ की तरफ जाएं, तो माइक्रो में कर लें. इस तरह अपने आप को थोड़ा वर्सटाइल करें. मास्टर्स में, पीएचडी में फिर डिग्री जो मुझे अवार्ड होगी वो होगी वेटनरी मेडिसिन की ही, लेकिन वर्क मैंने किया सारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे और सारा जीनोम सीक्वेंसिंग और डीएनए एनालिसिस और इस तरह के सारे असेंबलीज, जीन प्रोडिक्शंस, इस तरह के सारे प्रोटियोमिक्स का काम, ये सारे काम हम कर सकते हैं. तो वाइड एप्लीकेशंस हैं. अंडर जो डीवीएम है वो मैं कहता होता हूँ कि दुनिया का हर काम ही कर सकता है जो बायो के रिलेटेड है. हमारी फील्ड में वो हर एक में, हमारे एक बैच फेलो थे डॉक्टर मुनीर, वो इधर लैनकास्टर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं फुल अब, तो वो भी 2001 एजी है उनका भी, मेरा भी 2001 एजी है. मैंने मास्टर्स उनसे किया था, तो वो अब टोटल ह्यूमन साइड पे शिफ्ट कर गए हैं. कोविड की वैक्सीन उन्होंने डेवलप की थी अपनी इधर यूके में. उन्होंने एक किट डेवलप की थी जिससे कोविड की डायग्नोस्टिक में जितनी भी फील्ड हैं वो सारे वेट्स ही जाते हैं वहाँ पे. तो ये वाइड एप्लीकेशन है इसकी. तो आप अपना फील्ड चेंज भी कर सकते हैं डीवीएम के बाद. इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं, एग्री इकोनॉमिक्स में भी जा सकते हैं. बहुत इसमें तो बहुत वास्ट फील्ड है ये. मैं इसीलिए स्टार्ट में कहा था आपने 70+ जो सब्जेक्ट किए हैं, पढ़े हैं, वो सारे आपके लिए ओपन है. उनसे आगे ब्रांचेस भी आपके लिए ओपन है. तो हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स हैं जहाँ पे वेट्स जाते हैं और करते हैं. ये तो एक फील्ड है जो आपको क्लिनिक है, क्लिनिक एंड क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी का तो एक डिपार्टमेंट है ना जो आप करते हैं. इसके अलावा जो ड्रग डेवलपमेंट है वो सारी हम ही करते हैं. तो फार्माकोलॉजी में भी आप जा सकते हैं. थोड़ी सी डेफिशिएंसी पढ़नी पड़ती है, वो कोर्सेज कुछ ऐड करवा देते हैं यूनिवर्सिटियाँ, तो आप फार्मेसी में भी चले जाते हैं. वेटनरी की सारी फार्मेसी की जो डेवलपमेंट है वो हम ही करते हैं. तो इसकी वाइड एप्लीकेशन है. सिर्फ आपने आपको क्लिनिक तक ना थिंक करें कि हमने क्लिनिक करना है. क्लिनिक के अलावा भी बड़ी दुनिया है, बहुत जॉब्स हैं करने के लिए. Okay, thank you very much for answering this question. So हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें सवाल करने वाले ने कुछ ममालिक के नाम लिखे हैं, जिस तरह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, हंगरी, चाइना, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, आयरलैंड. और ये डायरेक्टली रिलेट करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है. इसको तो हम पहले ही कर चुके हैं. इसको बस एक लाइन में ही अब हम आंसर करते हैं दोबारा. अगर आपके पास पैसे हैं जेब में
5 से 7 हज़ार यूरो आपके पास है इतना, यूरोप जाएं, वहाँ से डिग्री करें। 5 हज़ार फीस है, ज़्यादा नहीं है इससे किसी में भी। अगर पैसे नहीं हैं, फिर जर्मनी में मास्टर्स फ्री हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ब्लॉक अकाउंट चाहिए। तकरीबन 11,000 यूरो आपको ब्लॉक अकाउंट में रखने पड़ते हैं, जो कि आपको हर महीने 1,000 वापस मिलता है। वो पैसे आपके ही रहते हैं, लेकिन आपका एक दफ़ा पैसा ब्लॉक अकाउंट में वो जमा होता है। सॉरी। तो ऑस्ट्रेलिया में भी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप है, अदरवाइज़ आपको फ़ी देनी पड़ेगी। मास्टर्स में पैसे हैं तो उधर जाएं, फ्री ऑफ कास्ट करना है तो चाइना जाएं। गल्फ़ कंट्रीज़ में अब स्कॉलरशिप जो हैं वो अनाउंस होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ख़ास तौर पे सऊदी अरब की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको आप फोकस करें, वो स्कॉलरशिप देती हैं। कुछ ने मेरे कास्ट ने अभी अनाउंस भी किए हुए थे। और इसी तरह जो अभी मैं देख रहा था मीटिंग से पहले ही कि स्टाइपेंडम हंगेरियम एक स्कॉलरशिप है, जो हंगरी एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन इसका स्कॉलरशिप की अमाउंट कम है, लेकिन फ़ी कवर्ड है। तो वो ओपन हुए हैं, उसको भी देखें, स्टाइपेंडम हंगेरियम को। तो अगर आपने तुर्की जाना है तो तुर्की बर्सलारी का स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो डिपेंड करता है कि अगर आपने फ्री करना है तो फिर आपको स्कॉलरशिप फोकस करना है, अगर आपने पैसे लगाने हैं तो फिर तो आप कहीं भी जा सकते हैं, यूके भी आ सकते हैं अगर आप ज़्यादा अमीर हैं तो। लोग आते हैं, लेकिन मैं यूके रिकमेंड नहीं करता पैसे लगा के आने में, क्योंकि बहुत महंगा है। यहाँ पे आके पैसे वो आप रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये फ़ी बहुत हाई है। यहाँ पे रह के आप डिग्री कार तो लेंगे। लोग आते हैं, क्या करते हैं, वो थोड़ा सा लालच करते हैं कि हम यूके जाएंगे, जाके काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पाउंड्स कमाएंगे, लेकिन वो कमाए जाते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, 20,000 पाउंड भी फ़ी देते हैं, और फिर वो 1 साल का वीज़ा मिलता है पहले, फिर आके डिग्री करते हैं। कोई मैनेजमेंट में ले लेता है दाखिला, वो डिग्री वैसे ही ज़ाया हो जाती है, उसका फ़ायदा कोई नहीं होता उनको बाद में। तो हमेशा अगर यूके आना है तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपनी फील्ड के रिलेटेड अपनी डिग्री करें। अगर आप वेट हैं तो मॉलिक्यूलर भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी केमिस्ट्री की डिग्री करें। मैनेजमेंट की डिग्री में दाखिला लेकर सिर्फ इस चार्म में ना आ जाएं यहाँ पे कि यूके जाके पाउंड कमाएंगे, कोई नहीं कमाए जाने। तो अपने रिलेटेड अगर आपकी डिग्री होगी तो कम से कम आपको वो पीएचडी में काम आ जाएगी। अदरवाइज़ तो ये जो जर्नल पब्लिक हेल्थ की डिग्री में दाखिला ले लिया जी, 20,000 पाउंड दे के यूके आ गए, यहाँ आके फिर आपको होटलों पे काम करना पड़ेगा डेली, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता है। वो काम ना करें, जब भी आएँ स्कॉलरशिप पे आएँ, ताकि आपको एक ईज़ हो कि आपने अपनी कैरियर डेवलपमेंट पे काम करना है। आपने सिर्फ पढ़ने आना है, काम करने नहीं आना। और जो स्कॉलरशिप पे आते हैं वही कामयाब मैंने देखे हैं। वो ये वाले जो बच्चे हैं ना, जो पैसे दे के आ जाते हैं, फिर यहाँ पे वो काम ढूंढते हैं, कई डिग्रियां भी छोड़ देते हैं, कई भाग जाते हैं, तो वो ख़राब होते हैं। वो काम कभी ना करें, मैं किसी को नहीं रिकमेंड करता। तो अभी ये मीटिंग में मौका मिला है, तो आपको कम से कम ये पैगाम पहुँचाना ज़रूरी है कि इस तरह का काम नहीं करना, जो कि आपको सेंस ही गलत आ रही हो उस पर, कि एक इन लाइन काम नज़र ही नहीं आ रहा। एक अल्लाह ताला ने इंसान को सेंस भी तो दी है ना, कि वो देखे कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ क्या ये फिजिबल भी है, क्या ये डूएबल भी है, क्या ये उसको थोड़ा उसका स्वॉट एनालिसिस करें ना। कोई भी काम को करने से पहले उसकी स्ट्रेंथ देखें, वीकनेस देखें, उसके थ्रेट्स देखें, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए देखें। अगर आप 20,000 पाउंड मतलब 80 लाख रुपया लगा के तो 1 साल के लिए यूके आ रहे हैं, सिर्फ इस बेस पे कि मैं वहाँ पे जाके तो काम कर लूँगा, तो ये डजेंट मैटर। आप 80 लाख रुपया 5 साल में ही शायद कमाएं सेविंग की सूरत में अगर यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि मैंने एक इधर आई है हमारे यूनिवर्सिटी में एक लड़की है, वो एक मोटिवेशनल हमारे लिए चीज़ है कि उसने एमएस किया हुआ, एमएससी की थी मुतालिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टडीज़ में, पाकिस्तान से। तो लेकिन उसकी मोटिवेशन देखें, उसने मोटिवेशन थी उसकी कि मैंने पीएचडी करनी है और हर सूरत करनी है। मेरी उसके साथ बात भी हुई थी, वो कहती मैं दुनिया के हर मुल्क में अपनी एप्लीकेशन भेजी, और फाइनली उसको इधर हमारी यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने पीएचडी में एमएससी के, पाकिस्तान की एमएससी के बाद दाखिला दिया, लेकिन उसकी फ़ीस वेव की, यानी उसको 1 लाख पाउंड का स्कॉलरशिप मिला फ़ीस वेवर की सूरत में। लेकिन वो हैप्पी है। इस सूरत में आप आ सकते हैं कि आपकी
फीस अगर कोई प्रोफेसर वेव कर दे कि फ़ीस ना दें, फिर यहाँ पे आके आप इतनी अर्निंग करेंगे कि आप अपना डिग्री आपकी हो जाएगी और डे टू डे के एक्सपेंस आप कोई पार्ट टाइम जॉब करके या टीचिंग असिस्टेंट बन के या कुछ इस तरह का कोई करके लैब के अंदर थोड़ी डिमॉन्स्ट्रेशंस करके आप कर सकते हैं। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना। अब वो मुतालिया पाकिस्तान वाली बच्ची जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट सरे का टॉप ऑफ द लाइन है, जो सरे से जो जिसने टूरिज़्म में पीएचडी की होगी उसका ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि ये यूके में मेरा टॉप 3 में आता है टूरिज़्म फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरे जो है। तो उसको वो मिला है, उसने वो अवेल कर लिया है और वो है भी हुंजा की, तो वो उसका ट्रेड के ये ट्रैवल के साथ और ये टूरिज़्म के साथ उसका लिंक बनता था। तो ये इस तरह देखना पड़ता है कि आपने क्या कहाँ जाना है, आपके पास पैसे कितने हैं। कोशिश करें फ्री करें, घर से पैसे ना लें। अंडर ग्रेड तक काफ़ी ले लेते हैं लोग पैसे अपने वालदैन से, कोशिश करें उसके बाद पैसे घर से ना लें, अगर दे नहीं सकते तो लें भी ना। तो ये एडवाइस है। Okay, so that was truly an insightful and motivational story of path studies girl. और उसके बाद एक स्टूडेंट wants to ask के Gulf countries, what about Gulf countries like Saudi Arabia, and what is the procedure to get in, and which fields are highly paid? देखें, जो आपने फील्ड तो जो भी आपको मिल जाएगी ना, अभी तो आपने अंडर ग्रेड किया, आपको फ्री एडमिशन मिल जाए, गल्फ़ में मिल जाए बेस्ट है। वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आपको फूड मिल जाएगी हलाल खाने के लिए, क्योंकि आप जब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में आते हैं तो ये बिगेस्ट चैलेंज एक ये भी होता है कि आपको हलाल फूड भी नहीं मिलती ना। तो इस हवाले से वो ठीक है। मल्टी कल्चरल अब होता जा रहा है, सऊदीया ठीक पे करता है, वो भी $1000 तक कर देता है पे एज ए स्कॉलरशिप। तो आधे अगर आप एक्सपेंस कर लें, मेरा एक इधर कोलीग है वो सऊदीया से है, उधर वेटनरी स्कूल से लेक्चरर है और यहाँ से पीएचडी करने आया है। तो वो मेरी उससे साथ बात होती रहती है, तो वो इसको इनक्रेज करता है कि सऊदीया से किया जा सकता है। किंग फैसल यूनिवर्सिटी है, कास्ट यूनिवर्सिटी है सऊदीया में, ये अच्छा पे करती है, बल्कि ये तो बहुत हाई पे करती हैं, तो ये अच्छी हैं। Like study from Saudi Arabia or work? नहीं, वर्क के लिए अगर आप स्टडी के लिए ये मैंने बात की है जो सऊदीया में, अगर आपने वर्क करना है तो फिर आपको कंपनीज की सर्च करनी पड़ेगी। वो असल में उनका सिस्टम थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, वो डायरेक्ट काम रख लेते हैं। अगर आपने करना है ना, आप पहले तो अपनी जो प्रोफाइल है ना लिंक्डइन के ऊपर वो अपडेट करें फुली, उसके अंदर हर चीज़ डालें जो लिंक्डइन पे है। और लिंक्डइन के ऊपर जो है ना वो इंटरनेशनल जॉब्स अनाउंस होती हैं, वहाँ पे आप सर्च करेंगे फिर गल्फ़ कंट्रीज़ को। वो इजी वे है और फ्री भी है। वहाँ पे अपनी सीवी डाल दें, वो आपको आते रहेंगे, उसके नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। उसके अलावा जो है वो एक फाइंड अ जॉब है, इनकी वेबसाइट है जो फाइंड अ जॉब इन गल्फ़ कंट्रीज़, तो वह यूएई में भी है, लेकिन वहाँ पे इतना लाइफ स्टॉक फार्मिंग वगैरह है नहीं जो आप कहें कि इक्का दुक्का है। को हमारे 2-4 सीनियर भी उधर करते हैं काम, वो पोल्ट्री के फार्म्स वगैरह हैं उनके, लेकिन वो ज़्यादा ना लिंक के साथ हायरिंग करते हैं, इस तरह करते नहीं हैं, लेकिन रेयर है। हाँ, कुछ दोस्त गए हैं कतर में, वहाँ पे वेटनरी के ना ग्रेजुएट्स की कमी है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डिग्री वहाँ पे अलाउ करती है आपको कि आप प्रैक्टिस कर सकें। कतर में मेरा एक कोलीग था, डिपार्टमेंट में ही काम करता था, वो अब उधर वो एज ए वेट रिज़ाइन करके चला गया था। इसी तरह वेटनरी असिस्टेंट भी उधर 2-4 मुझे जानते हैं, वो गए हैं कतर में, तो वो वहाँ पे अच्छा अर्न कर रहे हैं, उन्होंने अपना क्लिनिक बनाया हुआ है। लेकिन इतना ज़्यादा वाइड अपॉर्चुनिटी नहीं है, लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है गल्फ़ कंट्रीज़ में है, लेकिन वाइड नहीं है, इतनी नहीं है जैसे यूरोप और यूके में इनकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं और जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतनी उधर नहीं है। लेकिन आपको अच्छी खासी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लिंक ज़्यादा चलते हैं वहाँ जी। ये मेरा ख्याल एक क्वेश्चन और आया है कि स्टाइपेंडम हंगेरियम कैसे सर्च करें, ये एक मुझे लाया था नज़र शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को कवर कर रहा है। लेट मी आस्क द क्वेश्चन। ओके, कैन आई आस्क? या
Okay. Could you briefly explain the major scholarship programs every student should know? उसमें उन्होंने लिखा है एरास्मस मंडस जिसका आपने पहले जिक्र किया, फिर DAAD, CSC चाइना, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम, RTP ऑस्ट्रेलिया, फुलब्राइट, कॉमनवेल्थ और ट्रेवनिंग। तो वो इनके बारे में किस तरीके से सर्च करें या मेजर स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कैसे करते हैं? अच्छा, इसको जो है ना, इनको फोकस करने का तरीका जो है ना, वो आपके फाइनल ईयर से स्टार्ट होता है। जब आप फाइनल ईयर में आ गए हैं ना किसी भी अंडरग्रेड की डिग्री में, तो तब आपकी थिंकिंग प्रोसेस ये स्टार्ट हो जानी चाहिए कि अब आपने फील्ड में जा आगे आपने करना क्या है। वो एक साल आखिरी जो है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें आपका प्लान आउट हो जाना चाहिए कि आपने अगर तो एकेडमिया और रिसर्च में जाना है, तो फिर आपको लाजमी अपनी CV उस हिसाब से बिल्ड करनी है कि आपने अब आइट्स करना है और इन स्कॉलरशिप्स की डेट की ना एक शीट बना लेनी है। ये जितने भी आपने नाम लिए हैं ना, कंट्री वाइज हमने काफ़ी दफ़ा इस मीटिंग में ये नाम लिया, मैं दोबारा नहीं ले रहा। इनकी एक ना एक्सेल शीट बना लेनी है कि ये वाले स्कॉलरशिप जो है ना, ये मैं हर मुल्क, अगर ये मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि HEC जो है ना स्कॉलरशिप जो अनाउंस करता है, वो चंद एक होते हैं, वो आटे में नमक के बराबर हैं। अगर आप HEC को भूल जाएं ना, और HEC साथ आपसे बॉन्ड भी साइन करवाता है कि आपने ये डिग्री करके वापस भी आना है। अगर आप HEC को आखिरी पे रखें, HEC के स्कॉलरशिप को अपनी मास्टर PhD के लिए ना आखिरी ऑप्शन आपने रखना है हमेशा। नहीं तो आप ऐसे बांधे जाएंगे ना कि डिग्री के बाद ना आगे और ना पीछे जाने के काबिल। तो ये मैंने बताना था आपको कि HEC को आपने आखिरी नंबर पे रखना है। पाकिस्तान के स्कॉलरशिप को हमेशा कोशिश करनी है कि अगर पैसे नहीं है CSE को टारगेट करें। वो मैं CSE को इसलिए कहता हूँ कि वो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है। चाइना में जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स है ना, वो हज़ारों में है। और सिर्फ CSE नहीं है, वो हर यूनिवर्सिटी अपना भी देती है। आपने सिर्फ CSE का नाम सुना होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। आपने लिस्ट बनानी है एक एक्सेल शीट पे प्रोविंस वाइज। फॉर एग्जांपल शेंडोंग प्रोविंस है तो इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। अगर सिचुआन प्रोविंस है तो इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं। इसी तरह उसके सारे प्रोविंसेस की विकीपीडिया से पहले प्रोविंस देखें कि चाइना के कितने प्रोविंस हैं, उस प्रोविंस वाइज फिर लिस्ट बनाएं। फिर आप देखें कि आपको कौन सा सूट करता है। और मैं एक एग्जांपल देता हूं कि चाइना का एक सिटी है वुहान, उस एक सिटी में 90 यूनिवर्सिटी हैं, सिर्फ एक सिटी में, वुहान सिटी में। और वो 90 जो यूनिवर्सिटियां हैं, वो उनमें बहुत सारी तो CSE के साथ लिंक है, और जो नहीं लिंक वो अपनी स्कॉलरशिप देती हैं MS और PhD के सेल्फ। उनके पास अपने पैसे, अपनी फंडिंग होती है। तो ये इतना ज़्यादा है चाइना में अपॉर्चुनिटी। सिर्फ एक्सप्लोर करना है, 1 by 1 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते जाएं 100-200 में करेंगे, कहीं ना कहीं आपका हो जाना है, फ्री हो जाना है। लेकिन वहाँ पे इशू ये है कि आपको 3 साल लगने हैं। लेकिन वो 3 साल ऐसे लगने हैं आपके कि वो आपको, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, रगड़ा लगाएंगे अच्छा खासा, और आपको पॉलिश कर देंगे, एक दफ़ा तैयार कर देंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी फिर जा सकते हैं। क्योंकि वो काम करवाते हैं। मैं रहा हूँ ना चाइना 6-1 महीने। वहाँ पे सूरत हाल ये होती थी लैब में जाने की कि सुबह 8:30-9 बजे जाओ और रात 11 बजे वापस आओ। यानी इतना रिगरसली वो लैब वर्क करवाते हैं वहाँ पे जो MSc में। सुबह 9 जाओ, रात 11 बजे आओ, और 2 बजे आपको सुपरवाइज़र का कई दफ़ा मैसेज भी आया होता था कि आज की क्या कारकर्दगी रही है, क्या हुआ है, या कोई पॉइंट हो। तो वो मुझे तो लगता है चाइनीज़ लोग ना सोते ही नहीं है, वो इतना काम करते हैं और वो साथ करवाते भी उतना ही है। तो इसलिए अगर तो आपने अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करनी है तो सीधा चाइना जाएं। आपको ऐसा वो रगड़ के रख देंगे ना कि सीधा कर देंगे आपको। जितना आपने पिछले 16 साल में काम किया है ना, वो 3 साल में आपको उतना करवाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर आप पूरी दुनिया में जहाँ जाएंगे वो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्योंकि एक तो उनके पास फंडिंग बहुत है, उनकी लैब्स भी स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। अगर मैं ट्रूली कहूँ ना तो चाइना की लैब्स जो है वो UK से भी बेहतर हैं। उनमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, उनके पास फंडिंग भी ज़्यादा है, उनके पेपर भी ज़्यादा पब्लिश होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने प्लान क्या करना है।
अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है फिर आपने MS PhD प्लान करनी है, अदरवाइज़ आपने स्टेट वे इस चीज़ को छोड़ देना है। पाकिस्तान में ही अपने आप को करें, वो वहाँ पे भी लोग पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जो क्लास फेलो हैं वो 5 से 7 लाख तक तो अभी कमा रहे हैं, जो मेरे लेवल के क्लास फेलो जिनको यानी 20 साल काम करते हुए फील्ड में हो गए हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपने ही सेटअप बना लिए हैं, कईयों ने अपनी कंपनियां बना ली हैं मेडिसिन की, कईयों ने अपनी फीड कंपनियां बना ली। इसी तरह जो जो प्राइवेट फील्ड में रहे, मैं सरकारी जॉब आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, वो बांध देगी, लो सैलरी, कोई काम नहीं, बिल्कुल ज़ीरो कारकर्दगी। अगर आपने सरकार में जाना है तो समझे कि अगर आपका कोई दिल नहीं ना करता काम करने को फिर जाएं, अदरवाइज़ प्राइवेट इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। वक्त के साथ आप सीखेंगे चीज़ों को। उसके लिए मास्टर PhD की ज़रूरत नहीं है। मास्टर PhD की ज़रूरत तब है अगर आपने एकेडेमिया में या रिसर्च में जाना है, फिर आपके लिए ये है जी। उज़ैर, Okay, from this point, you explained कि HEC को लास्ट पे लास्ट पे उस कंट्री लिस्ट बनाएंगे। उसको बनाएं टॉप ऑफ लिस्ट जो फ्री है जी। हाँ। चाइना जैसे कि आपने वुहान की मिसाल दी, उसके हाँ। अंदर एक प्रोविंस, ये तो मैंने एक सिटी की मिसाल दी है। मैं सिचुआन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, उसके साथ ही 3-4 और भी थी यूनिवर्सिटीज़। मैं सिचुआन एग्रीकल्चर में था, साथ एक बहुत बड़ी थी, वो सिचुआन एग्रीकल्चर थी। इसी तरह और भी बहुत सी, अब इतने नाम बंदा याद भी नहीं रख सकता, वो गूगल से ही सर्च करने पड़ते हैं और फिर उसकी लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर वो 1 by 1। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप चाइना को फोकस कर रहे हैं ना, तो आपने स्टार्ट करना है अक्टूबर से। अब हो गए हैं एडमिशन, सितंबर इनटेक हो गया है। अब ज़रा बच्चों ने उधर जाके ज्वाइनिंग कर लेनी है, प्रोफेसरों ने उनके साथ अटैच होना है। आपने ना अक्टूबर नवंबर से अपनी एक्सेप्टेंस की सर्च शुरू कर देनी है वाइल्डली। रिजेक्शनें आती हैं, आए नहीं, रिस्पॉन्स आते नहीं आए, आपने रोज़ाना 2, 4, 5 एप्लीकेशंस आपकी प्रोफेसर किसी के टेबल पे पहुंची हों, और आपने 3 कम अज़ कम एक्सेप्टेंस लेटर जो है ना वो ले के रखने हैं जनवरी तक। लोग तो दिसंबर तक ही ले लेते हैं। 2 से 3 महीने की स्ट्रगल में ना 3 लेटर कम अज़ कम ले लें, ताकि आपके पास ऑप्शंस हों 3 यूनिवर्सिटियों की, यूनिवर्सिटी 1, 2, 3। 3 एक्सेप्टेंस लेटर जब आपके पास आ जाए ना, तो फिर आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। फिर वो उनके साथ कम्युनिकेशन जारी रखें। अगर आपका CSE में हो जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उनको कहें मुझे लोकल स्कॉलरशिप भी मेरे लिए ठीक है, क्योंकि कम अज़ कम आपकी डिग्री तो फ्री होगी ना, फीस तो नहीं ना देनी, और आपको स्कॉलरशिप भी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इतना तो मिल जाएगा कि आप रह भी सकते हैं, ट्रैवल भी कर सकते हैं। बचा नहीं सकेंगे चाइना में रह के, ये होगा। तो ये है अगर चाइना को फोकस करना है तो। So the last question in this section, the student wants to ask कि वो कौन सी ज्यादा ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट ज्यादा हंट करते हैं, और आप एक पाकिस्तानी स्टूडेंट को क्या रिकमेंड करते हैं कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले? पाकिस्तान के ना सबसे ज़्यादा जो हंट करते हैं ना वो चाइना ही है। मैं जब चाइना में था ना, तो उधर हमारी तादाद थी तकरीबन, जो स्कॉलरशिप पे मास्टर्स और PhD कर रहे थे, तकरीबन 190 स्टूडेंट थे। तो उनमें से 3-4 बस थे जो बांग्लादेश से थे, और इंडिया से शायद एक आधी था। तो सबसे ज़्यादा वो वैसे भी चाइनीज़ पाकिस्तानियों से मोहब्बत भी करते हैं, वो ट्रीटमेंट भी स्पेशल देते हैं। उस वक्त तो बहुत स्पेशल होता था, वो हमें बड़ा एज ए गेस्ट ट्रीट करते थे। जहाँ भी हम जाते थे ना, हमारे साथ तस्वीरें बनवाते थे। जैसे हाँ कोई चाइनीज़ पाकिस्तान में आए तो हम बनवाते हैं उसके साथ, तो उसको एज ए गेस्ट ट्रीट करते हैं। तो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की वहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट है, और लैब्स में भी। अब अगर हम अपनी हरकतें जाके ख़राब कर लें तो वो एक अलग बात है। बहरहाल चाइनीज़ पीपल जो है ना, वो पाकिस्तानी लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और ये ग्राउंड लेवल पे है, हुकूमत से हट के। आम लोग को भी आप जाके बताएंगे ना, तो वो आपको वो कहते हैं पाकिस्तान को बाजिस्तान, तो वो फिर उसको जो है ना वो स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। कोई और वो भी हो ना तो उसको कहते हैं कि ये बाजिस्तान से है,
वो पेंगयू कहते हैं हमें, यानी कि ये हमारे भाई हैं। तो चाइना हमें बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस देता है, बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ करते हैं लड़के वहाँ से। और कई मैं बहुत सारों को जानता हूँ जो वहाँ से डिग्री करते हैं और जो चाइनीज़ लैंग्वेज सीख लेते हैं ना, उनको फिर जॉब भी वहाँ ही मिल जाती है। मोस्टली वो काम ही वापस आते हैं। ये गलत मिथ है कि चाइना की डिग्री है तो कुछ भी नहीं है। चाइना की डिग्री यूके और यूएसए से काम नहीं है। यही काम जहाँ जो हमने यहाँ पे किया है, यही कुछ ही हम वहाँ करते थे। और उनके बहुत सारे पीएचडी के लड़के जो है वो इधर यूके में आके पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं, यहाँ पे जॉब्स करते हैं। बल्कि बहुत सारे अगर डिपार्टमेंट जो केमिकल इंजीनियरिंग के भी मेरे दोस्त इधर पीएचडी करते हैं, उनके प्रोफेसर बहुत सारे चाइनीज़ हैं। इसी तरह जो दोस्त कनाडा से कर रहे थे, उनके प्रोफेसर चाइनीज़ थे, उनकी डिग्रियां चाइना से हुई हुई हैं। तो चाइना को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, टॉप ऑफ द लाइन डिग्री है उनकी। और जो डिग्री वहाँ से कर लेता है वो फिर पाकिस्तान तो कम ही आता है। कुछ आ जाते हैं जिनके फैमिली के इश्यूज़ होते हैं, अदरवाइज़ वो यूरोप, यूके में, यूएसए में यहाँ ही आ जाते हैं ज़्यादा लोग। या वो चाइना के अंदर ही, जिनको चाइनीज़ जो सीख लेते हैं उधर रह के, क्योंकि चाइनीज़ एक टफ़ लैंग्वेज है, लेकिन वो फ्री करवाते हैं उधर कोर्सेज। अगर लेते रहें और कम्युनिकेट करते रहें तो वो हो जाता है, चाइनीज़ आ जाती है। फिर वो कहते हैं कि यहाँ ही रहें। उनकी इतनी ज़्यादा कंपनियाँ, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री तो चाइना में है, तो वो इंडस्ट्री में भी जाते हैं लोग और एकेडेमिया में भी जाते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो इस सेक्शन में हमने ये सीखा कि अगर आपकी जेब में बिल्कुल पैसे नहीं है तो चाइना को प्रेफर करें। हाँ। थोड़े से मीडियम पैसे यूरोप को प्रेफर करें, क्योंकि वहां पे आपको 20 घंटे का टाइम भी मिल जाता है अर्निंग के लिए। और अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो फिर आप यूके जाएं। हाँ जी, और इनको दे दें पैसे सारे। यस, तो ग्रेजुएट डिग्री पाकिस्तान से और रिसर्च आपको पाकिस्तान से बाहर से करनी चाहिए। और स्कॉलरशिप ढूंढते हुए एचईसी की नॉमिनेटेड स्कॉलरशिप्स को लास्ट प्रेफरेंस पे रखें। और जो प्रोविंस वाइज जिस कंट्री में आपने जाना है उसकी यूनिवर्सिटी को गूगल से सर्च करें। चाइना को प्रोविंस वाइज करना है। यस, चाइना को आपने इस हवाले से मेंशन भी किया कि उनकी वुहान में एक सिटी में 90 यूनिवर्सिटी जी। So I missed a question from this section कि वो जानना चाहते हैं कि largest livestock industry और highest demand of veterinarians और research opportunities और long term career prospects, ये किन कंट्रीज में वेटनेरियंस की डिमांड हाई है लाइवस्टॉक इंडस्ट्री से वाले से पूछना चाहिए। मैं इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा कि पाकिस्तान के अलावा ना हर मुल्क में इसकी हाई डिमांड है। और पाकिस्तान में भी वैसे तो हाई है, लेकिन लोग रिकॉग्नाइज इतना करते नहीं हैं। अगर आप देखें ना, इसकी लिस्ट निकालें ना यूके की, इनकी जो यूके की gov.uk इनकी वेबसाइट है, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है हाई डिमांड डिग्रीज़, लो डिमांड डिग्रीज़ की। तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो आपको वेटनरी की डिग्री मिलेगी। सेम इन यूएसए एंड इन यूरोप, क्योंकि वेट्स है ना जो वो होते ही कम है और उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ ना, इधर यूनिवर्सिटी ऑफ सरे की फ़ीस फॉर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फ़ीस है ना डीवीएम की, वो 40,000 ब्रिटिश पाउंड है एक साल की। तो 5 साल की आप लगा लें, यहाँ तो वैसे 4 साल की डिग्री है, तो 4 साल की आप लगा लें। 1,60,000 ब्रिटिश पाउंड फ़ीस है अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सरे से करनी है अपने डीवीएम की डिग्री की। ये इतनी महंगी डिग्री है, कोई पूरी जिंदगी नहीं कमाता। हाँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस डिग्री को सिर्फ पाकिस्तान में अंडर एस्टिमेट, वो भी लोगों की परसेप्शन की वजह से किया जाता है। अदरवाइज़ ये टॉप रैंक्ड डिग्री है पूरी दुनिया में। और जहाँ पे भी आप ये डिग्री लेके जाएंगे, इवन आपकी 2.5 पे डिग्री हुई होगी ना, तो वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आपकी डिग्री 2.5 पे क्यों हुई है, वो आपको यही कहेंगे कि आप वेट है। बस इतना कह दें जाके कि मैं वेट हूँ, तो दूसरी डिग्रियों से आप ऊपर आ जाएंगे। इसकी डिमांड इतनी है। तो मेरा एक दोस्त है डॉक्टर शुएब, वो उधर पढ़ाता है उधर रॉस वेटनरी कॉलेज में, तो वो उनकी एफिलिएशन यूएसए के साथ है ना, तो उनकी वो फीस मुझे बता रहा था कि 4 लाख US डॉलर है डीवीएम की डिग्री की फ़ीस।
ये इतनी स्किलफुल डिग्री है और इतनी डिमांडिंग डिग्री है कि इसकी हालांकि आम तौर पे जो यहाँ पे जो अंडर ग्रेड की फ़ीस है ना यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में, आम जो अंडर ग्रेड यानी इंजीनियरिंग की डिग्री है या कोई और है, तो उसकी फ़ीस जो है वो 25 से 26,000 पाउंड है, लेकिन वेट की फ़ीस 40,000 है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेना कि इसकी फील्ड में एप्लीकेशन कितनी है। उसकी फ़ीस ही 1.5 गुना है और होते भी चंद स्टूडेंट हैं। वो कितने में 70-80 स्टूडेंट हैं जो ये निकालते हैं बस एनुअली। तो ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, जब आपकी सप्लाई कम होगी तो फिर वो डिमांड ज़्यादा होती है, तो सप्लाई कम है और वेटनरी के स्कूल भी कम है ना फॉरेन में, तो इसलिए इस डिग्री की डिमांड फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत हाई है। सिर्फ लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान से अगर आपने डिग्री करनी है तो फिर आपको यहाँ पे इनका एक्रीडेशन का एग्ज़ाम देना पड़ता है, MRCVS यूके का ना, तो वो तो MBBS को भी देना पड़ता है। USMLE करते हैं जो USA जाते हैं, जो यहाँ आते हैं वो ये करते हैं MS, इनका भी इनका स्टेट एग्ज़ाम होता है यूके का, तो उसके बगैर तो ये उनको भी अलाउ नहीं करते। सिर्फ एक डिग्री का मुझे पता चला है जिनको एक्रीडेशन के बगैर ये जॉब्स देते हैं आगे, वो इंजीनियरिंग की हैं। इंजीनियर्स जो है ना पाकिस्तान के, जो UET में है से करते हैं या टेक्सिला से या नस्ट वगैरह से, जिनकी डिग्रियां जो इंजीनियरिंग की डिग्रियां वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट टेस्ट वो करते हैं, प्रैक्टिस जाके जॉब्स करते हैं, या ACCA जो है वो करते हैं डायरेक्ट विदाउट, क्योंकि उनको तो यही अवार्ड करते हैं ना ACCA को। लेकिन अगर डॉक्टर हैं तो इनका आपको टेस्ट देना पड़ेगा, स्टेट एग्ज़ाम, USA में भी UK में भी। तो या तो आप इंजीनियर हैं तो फिर ठीक है, फिर आप कर सकते हैं। अगर आप वेट हैं या कोई और डिग्री की है तो फिर आपको एक्रीडेशन करने, अगर फार्मेसी की है तो यहाँ की फार्मेसी काउंसिल का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। लेकिन DVM की डिग्री वो जो है वो दूसरों को पीछे कर देती है इंटरनेशनली, इसीलिए पाकिस्तान में भी अगर देखें तो इसका मेरिट तो टॉप पे ही है MBBS के बाद। अब तो MBBS वाले भी आपको पता ही है कि जो उनके हालात हैं, उनसे तो ज़्यादा जॉब्स हैं DVM की एज़ कम्पेयर टू। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो वो क्लिनिक करते हैं क्योंकि वो ह्यूमंस को डील करते हैं, अदरवाइज़ तो वो क्लिनिक और हॉस्पिटल उनके निकाल दें तो उनके पास क्या जॉब रह जाती है। तो DVM की जॉब्स की ज़्यादा है वैरायटी और डिमांड भी हाई है। Okay, so should we move next? या So these were the two sections जिसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा आपसे। हमने सीखा what the opportunity is and where to apply, when to apply, ये सारी चीजें हमने इन दो सेक्शंस में सीखी है। मैं नॉमिनेट करूंगा कि अगला जो सेक्शन है वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंसाइटफुल होने जा रहा है, क्योंकि वहां पे हम सीखेंगे कि am I eligible and how to build my profile। तो इस सेक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैं दावत दूंगा हमारे को होस्ट आज के, जिनका ताल्लुक है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से, मिस्टर अहमद रजा जावेद। ओवर टू यू। जी, थैंक यू वेरी मच उजैर। आपने बहुत अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर किया और उसको समराइज किया। और अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाते हैं जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले कब आप एलिजिबल होते हैं और आप जब एलिजिबल हो जाते हैं तो किस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करनी होगी। तो ये सेक्शन की टाइटल है, इसमें हम डॉक्टर साहब से सवालात पूछेंगे। तो ये बहुत अहम सवालात हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं अब बिला तरद्दुद क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताइएगा कि कब एक पर्सन एलिजिबल होता है? क्या वो लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में एलिजिबल हो जाता है, उसको अप्लाई कर देना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के बाद उसको अप्लाई करना चाहिए? इस बारे में हमें बताइएगा। अगर आप फॉरेन में आना है ना तो डिग्री तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपनी प्रिपरेशन आपको लास्ट ईयर में स्टार्ट करनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको अपना आइट्स कंप्लीट करना है उस टाइम में, स्पेशली जब आप इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं तो तब आपके पास टाइम होता है, शाम को एकेडमी ज्वाइन करें। आइट्स के लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि एकेडमी ज्वाइन करके करें, चाहे 2 घंटे के लिए एकेडमी जाएं,
उससे होगा ये कि अगर आपका बैंड 6 आना है नॉर्म विदाउट एकेडमी, तो आपका बैंड 6.5 आएगा, या 6, या अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो फिर 7 बैंड आएगा। अगर वैसे आपका 6.5 आना है सेल्फ स्टडी पे, तो आपका आधा या 1 बैंड बढ़ता है। यही है स्टैट, यही कहती है कि एकेडमी ज्वाइन करने से आपका आइट्स का आधे से पूरा 1 बैंड बढ़ता है, विच इज़ अ लॉट। क्योंकि अगर आपने यूके आना है तो आपको 6.5 6.5 बैंड की ज़रूरत है। अगर आपने यूरोप जाना है वो 6 भी चल जाता है, लेकिन आइडियली आपको 6.5 बैंड चाहिए होता है। यूके में तो स्ट्रिक्टली, अगर पीएचडी आपने ऑस्ट्रेलिया से करनी है 7 बैंड भी कई यूनिवर्सिटियां मांगती हैं, लेकिन 6.5 एटलीस्ट होना चाहिए बैंड। तो आपको ये वाला जो काम है ना बैंड वाला, ये आपने आखिरी साल में कर लेना है, क्योंकि आखिरी जब तक डिग्री नहीं होगी आप अप्लाई नहीं कर सकते, और बल्कि डिग्री होने के बाद आपने उसको अटेस्ट भी करवाना है। आप ये काम कर सकते हैं अपना टाइम बचाने के लिए। नंबर 1, आप आइट्स का अपना, क्योंकि ये 2 साल तक वैलिड होता है, तो आप अपने आप को आइट्स के लिए क्वालिफाई कर लें। और सेकेंडली जो है अपनी जो डिग्री, अपने जो सर्टिफिकेट है मैट्रिक और एफएससी के, उसको अटेस्ट होने में भी 2-3 महीने लग जाते हैं, वो काम कर लें। एफएससी तक अपनी अटेस्टेशनें कंप्लीट करें, और क्योंकि जैसे ही फिर डिग्री मिलेगी आपको, उसको आपने एचईसी से टेस्ट भी करवाना है, क्योंकि अदरवाइज़ आप स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते। वो कहेंगे अपनी अटेस्टेशन वाली डिग्री दें, तो डिग्री होना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, मतलब कि लास्ट ईयर में हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हाँ। जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करके आफ्टर ग्रेजुएशन अप्लाई कर देना हाँ, चाहिए। डिग्री के बगैर अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल। तो इसी मुतल्लिक अगला सवाल ये है कि अब अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो अगर डिग्री के दौरान हमने एक्सटर्नशिप्स की हुई हैं, आउटसाइड द यूनिवर्सिटी जाके इंटर्नशिप की हुई हैं, और इसी के साथ साथ कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम में भी एडमिशन लिया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो वो कितना रोल प्ले कर सकती हैं आपकी सक्सेस में, कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो आपकी इंटर्नशिप्स हैं, ये जो आपके समर स्कूल्स हैं, जो दूसरों के साथ आपने लिंक करके अपनी, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपका समर चल रहा है और आपने समर नहीं लगाया हुआ, आपने सारे कोर्स आपके पास हैं डीवीएम में और दरमियान में गैप है, किसी लैब में काम कर लिया जाके, पोल्ट्री की लैब में कर लिया, या किसी हॉस्पिटल में इवन कर लिया जाके, कोई प्रैक्टिस सीख ली, या किसी प्राइवेट क्लिनिक पे भी कर लिया, उनसे सर्टिफिकेट ले लें, तो इसको सीवी के अंदर ऐड करें। ये आपकी जो सीजीपी की अमाउंट कम होगी ना, उसको ये कवर अप कर देगी, ये चीज़ आपको वो दूसरों से ऊपर कर देगी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाह रहा हूँ, फिर मेरे जहन से निकल ना जाए, कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो सर्च करने के लिए आपको आइडियली सीजीपी रिक्वायर्ड होती है ना, वो आइडियल केस में 3.5 होती है, लेकिन मेल आपको 2.5 पे भी जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर उतनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उतने ये सर्टिफिकेट ऐड करने पड़ेंगे साथ। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंटर्नशिप कर लें, कॉन्फ्रेंसेस में चले जाएं, वो आपको बिल्ड करते जाएंगे। या एक और चीज़ है कि आप किसी मैगज़ीन में कोई आर्टिकल लिख लें, अगर रिसर्च आर्टिकल नहीं लिख सकते तो किसी मैगज़ीन में अपना मकाला शाया कर दें, कोई इंटरव्यू कर लें किसी टीचर का, वो उसको शाया कर दें। इस तरह के काम आप करके अपनी सीवी को एनहांस कर सकते हैं। तो ये आपको आइडियली 3.5 चाहिए। नॉर्मली कनाडा वगैरह या यूएसए और यहाँ पे 2.5 इज़ इक्वली गुड। और अगर आपकी 3 से कम है, यानी 2.8 है या 2.9 है या 2.7 है, स्कॉलरशिप आपको फिर भी मिल जाएगा। फिर ज़ाहिर है वो कम रैंक्ड यूनिवर्सिटियों में मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा अगर आप कमिटेड है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं। डिग्री आपके हाथ में है ना, तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, और कोशिश आप जारी रखेंगे तो 1 साल नहीं मिलेगा तो अगले मिल जाएगा। इसलिए दोनों चीज़ों को इकट्ठा चलाएं, स्कॉलरशिप भी ढूंढें, ताकि आपको एक तो एक्सपोजर हो जाए बाहर आके कि बाहर क्या दुनिया चल रही है, और फिर आपका ज़ाहिर है एक बाहर की डिग्री का तो फिर अच्छा हाँ, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वंस आपकी एमएससी हो गई ना बाहर से, फिर आपको डीवीएम की सीजीपी किसी ने नहीं पूछनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाहर के मुल्कों में। फिर वो डीवीएम की सीजीपी ओवर काम कर जाएगी, वो उसको वाइट वॉश कर देगी,
फिर आपकी एमएससी की लास्ट डिग्री हो जाएगी ना जब, तो वो फिर लास्ट डिग्री की बेस पे आपको पीएचडी आराम से मिल जाएगी, वो डजेंट मैटर। एमएससी के लिए आपको डीवीएम की सीजीपी चाहिए जी। बिल्कुल, फिर हमें ये मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना चाहिए, हाँ। एक्सटर्नशिप्स को और साथ में कॉन्फ्रेंस। इस किसी चीज को छोड़े ना। सवाल भी यही था, मेरा अगला सवाल भी यही था सीजीपी के हवाले से। इसको आपने एक बार पहले भी और एक बार आप दोबारा से एड्रेस कर दिया है, तो अब इसी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी की तरफ चलेंगे कि सीजीपी के अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करने में रोल प्ले कर सकते हैं। मैं तो सबसे पहला फैक्टर ये कहूँगा कि एआई से नहीं करवाना, क्योंकि एआई डिटेक्ट हो जाती है। एक तो इंटरनेशनल कंपनियों ने एआई डिटेक्टर लगाए होते हैं और उन्होंने एप्लीकेशन में ना लिखा होता है कि एआई जनरेटेड ना हो, या अगर हो तो वो फिर एक्सक्लूसिवली उसको डिक्लेयर किया हो कि मैंने एआई से जनरेट करवाई है। तो इसका बेहतर तरीका ये है कि एआई को आप अब अवॉइड भी नहीं कर सकते, क्योंकि एआई है तो इंसान का दिल करता है कि मैं इस्तेमाल तो करूँ ना, वो ईजी हो जाती हैं चीज़ें। पहले खुद करें, अपनी सीवी खुद बनाएं पहले, क्योंकि एआई आपको तो नहीं ना जानती कि उज़ैर कौन है या जो है अहमद कौन है। उसको अपने बारे में पूरी डिटेल दें, या तो एक ज़ीरो से एंड तक रफ लिख लें एक एक चीज़, फिर उसको दें, वो फिर रिफाइन कर दे, दैट इज़ ओके। और सिंपल अगर आप उसको कहें कि मैंने डीवीएम किया हुआ है तो मेरी सीवी बना दो और मेरा मोटिवेशन लेटर लिख दो, दैट विल नॉट वर्क, इट विल गो इनटू द रिजेक्शन स्ट्रेट वे। सो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप उसमें लिखें कि मैंने मैट्रिक में अचीव किया ये, मेरे इतने, मैं हाई अचीवर था एफएससी में, यानी कि जीसीएसई में मैं हाई अचीवर था, ए लेवल में मैं हाई अचीवर था, उसमें मेरे ये मैंने एक डिबेट की, ये सारी चीज़ें लिखें, मैंने ये सर्टिफिकेट लिए, फिर मैंने अंडरग्रेड किया तो मैंने ये ड्यूरिंग इस सेमेस्टर में ये किया, इसमें ये किया, ये अचीवमेंट, ये कोर्सेज पढ़े, इसमें ये लैब्स पढ़े, ये सारी डिटेल लिख के अगर आप एआई को देंगे ना, तो यानी कि ग्रास रूट लेवल पे आप खुद लिखें, पॉलिशिंग एआई से करवाएं, दैट इज़ फाइन। डायरेक्टली एआई को ना कह दें कि मेरी लिख दें, वो गलत लिखेगी, वो रिजेक्ट हो जाए, वो जेनेरिक लिख देगी, वो ऐसे लिख देगी कि वो किसी और की खसूसियात आप में डाल देंगी जो होगी नहीं, और वो ना वो उसके रिलेटेड होगी, क्योंकि वो फिर ओवर थिंक कर लेगी ना। आप उसको गाइड करें एआई को, तो उससे फिर वो जनरेट करें। इसी तरह सेम विद द मोटिवेशन लेटर एंड पर्पस, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, पहले खुद लिखें, फिर उससे पॉलिश लाजमी करवा लें एआई से, वो बेहतर कर देती है। और फिर उसमें से एक अगली एडवाइस ये है कि वो जो ओवर स्टेटेड जो क्लेम्स करेगी ना एआई आपके बारे में, वो आपने रीड करके उसमें से रिमूव करने हैं। कोई भी चीज़ ओवर स्टेट नहीं करनी है अपनी सीवी में जो आपको आप कर ना सकें, या जो लगे कि ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, हकीकत पे मबनी होनी चाहिए, तो दैट इज़ फाइन सीवी के बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, विच प्लेटफॉर्म इज बेस्ट फॉर क्रिएटिंग आवर सीवी? कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि यूरोपास से सीवी बनाई जाए, जो इंटरनेशनली ज्यादा प्रेफर की जाती है। इस हवाले से आप क्या? सीवी आपने बिल्कुल सादा बनानी है, उसमें कोई भी जो है ना वो डिज़ाइनिंग नहीं नहीं करनी, वर्ड के ऊपर वर्ड फाइल पे बनानी है सिंपल। और वो उसमें ये थंब रूल है कि वो इजी टू रीड हो, एक फ़्लो के अंदर बनी हो। पहले एक छोटा सा पैरा लिखें अपने बारे में कि ये मेरा, मतलब 3 से 4 लाइनों में अपना उसमें बयान कर दें कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। बस 3 से 4 लाइनें, इससे ज़्यादा नहीं, जिसको कहते हैं ब्रीफ ओवरव्यू। उसके बाद अपनी एजुकेशन लिखें, और उसके बाद फिर कोई आपकी जो इंटर्नशिप्स की हैं, वो इंटर्नशिप का आप ब्रीफ ओवरव्यू में भी ऐड करें। जो आपकी डीवीएम की है तो जो लास्ट 6 मंथ की आपने इंटर्नशिप कहीं की होगी वो ओवरव्यू में डालें, और बिल्कुल सादा लिखें सीवी को, जैसे हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट लिखते हैं। लेकिन ये है कि मतलब है कि वो पढ़ी जाए, इजी फ्लो, क्योंकि तक। अच्छा, फिर उसके बाद पहले इसको मैं मुकम्मल कर लूँ।
फिर आप वो इंटर्नशिप्स लिखें। फिर ड्यूरिंग आपने जो सोसाइटीज़ ज्वाइन की हुई हैं ड्यूरिंग आपके अंडर ग्रेड की डिग्री में, वो सोसाइटीज़ का जिक्र करें। फिर आपकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं सोसाइटीज़ के साथ, जैसे पीवीएमसी के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन है, वो उसको लिखें कि आप रजिस्टर्ड वेटनरी मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। इसी तरह और भी कोई हैं तो वो भी डालें। तो इसी तरह किसी प्रोजेक्ट में किसी प्रोफेसर के साथ अगर आप अटैच हो जाएं किसी तरह, फ्री ऑफ कास्ट ही उन्हें कहीं वॉलेंटरी जॉब के अंडर आप कुछ ऐड कर लें। और फिर एंड पे किसी दो जो प्रोफेसर्स हैं उनके आप रखें रेफरेंस। अच्छा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चाइना में जो है ना वो रेफरेंस लेटर अब वो कहते हैं या तो एसोसिएट प्रोफेसर का हो और या प्रोफेसर का हो। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का लेटर ऑफ रेफरेंस है ना वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपने या तो एसोसिएट प्रोफेसर से लेटर बनवाना है या फिर फुल प्रोफेसर से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह करके एक फ़्लो के अंदर अपनी सिंपल रखें, यूरोपास से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि क्या रिसर्च वर्क कंपलसरी है एमफिल में या पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स लेने के लिए? यूरोप में, यूके में कंपलसरी नहीं है, क्योंकि आपका होता ही नहीं है। कुछ लोग करते हैं अंडर ग्रेड में रिसर्च वर्क, कोई किसी के साथ अटैच हो गया, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट की उसको कोई छोटी मोटी साथ किसी प्रोफेसर के काम कर लिया, तो इक्का दुक्का का होता है। अदरवाइज़ ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे चाइना में भी कंपलसरी नहीं है। हाँ, ये वो करते हैं कि उसको वो अगर किसी का हो तो वो उसको पॉइंट्स मिल जाते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आपके सीनियर्स के साथ नेटवर्किंग हो। अगर किसी का कोई पेपर छप रहा है तो वो कोई आपका भी नाम डाल दे किसी जगह पे भी, तो वो एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। कंपलसरी नहीं है, लेकिन अदर चीज़ दो बाकी चीज़ें हैं वो कंपलसरी हैं। चाइना में वो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उसके लिए जो है ना ये चीज़ हो सकती है कि आप मैगज़ीन में किसी में अपना कोई आर्टिकल छाप लें। हम भी अब बना रहे हैं एक प्लेटफॉर्म इसीलिए ना कि जिसके ऊपर मैगज़ीन्स हम अभी करेंगे, नेक्स्ट मंथ तक इंशाल्लाह आ जाएगा ऑनलाइन। वो इसीलिए स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए ही कि वो अपने मकाले लिख के ना, क्योंकि वो रिसर्च आर्टिकल में लिख के छापना ज़रा टफ होता है, उसके लिए प्रॉपर रिसर्च चाहिए। तो वो किसी ऑलरेडी रिव्यू को रिव्यू करके या किसी टॉपिक के ऊपर अपना ओपिनियन लिख के वो मैगज़ीन में आप छाप दें तो वो भी वो आपको प्लस पॉइंट दे देगा। डॉक्टर साहब, ये आपने बताया कि रिसर्च वर्क बाज कंट्रीज में कंपलसरी है और बाज में नहीं। इसी तरह पब्लिकेशंस की अगर बात की जाए तो क्या वो भी कंपलसरी है बाज यूनिवर्सिटीज में, या वो है ही कंपलसरी? चाइना वाले कहते हैं कि हों, लेकिन कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन प्रेफरेबल हो, मतलब एडवांटेज देता है आपको। अगर आपका किसी पेपर में नाम आ गया तो ज़ाहिर है वो आपका काम है। तो अदरवाइज़ ये मस्ट विन सूरत हाल में नहीं है ये, लेकिन हो तो बेहतर है। यहाँ पे यूके में मैं आपको बताऊं कि ये पीएचडी की डिग्री बगैर रिसर्च पेपर के यहाँ अवार्ड हो जाती है। थीसिस चाहिए। अगर आपकी पब्लिकेशन नहीं भी है तो आपको पीएचडी की डिग्री ये दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही पेपर छपता है जिसके अंदर कुछ हो, कोई कारामद चीज़ हो। अदरवाइज़ वो प्रेफर करते हैं कि इसको ना छापें, वही छापते हैं जो ट्रूली यूज़फुल चीज़ हो। पाकिस्तान में चाहिए एक पेपर चाहिए पीएचडी की डिग्री के लिए। एक पेपर से तो पीएचडी की डिग्री मिल जाती है फर्स्ट ऑथर पे। यूके में वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। डॉक्टर साहब, बाज क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि पाकिस्तान में रहते हुए साइंटिफिक राइटिंग सीखना, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? ये तो हिट एंड ट्रायल है। ये तो अभी तक प्रोफेसर्स यहाँ के खुद कहते हैं कि हमें भी सही तरह राइटिंग नहीं आई। तो राइटिंग जो है ना ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको जैसी भी आपको आती है ना उसको करें। मेरे एक सुपरवाइज़र थे, वो कहते थे कि जो आपने लिख दिया है ना वो कभी ना कभी पब्लिश हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही परफेक्ट हो जाएंगे। ये तो लिखने से, प्रैक्टिस करने से। अब तो एआई के प्लेटफॉर्म भी इतने मिल गए हैं, तो आप कम से कम अपना आइडिया जनरेट करें, एआई से उसको पॉलिश करवा लें।
लेकिन आइडिया कम से कम आपका ही हो। वैसे लोग तो अब आइडिया भी एआई से जनरेट करवा लेते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस है। एआई का लिखा हुआ सारा 100% ठीक नहीं होता, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि आइल्स के बगैर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, तो वो कंट्रीज कौन सी हैं और वो कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो ऑफर करती हैं? आइट्स के बगैर मैं ट्रूली आपको बताऊं ना, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज लाइक स्पेन, इटली मान लेते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पे आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन उस सूरत में ना वो आपका कोई इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कर लेते हैं, वो खुद चेक कर लेते हैं आपको इंग्लिश बोलनी आती है, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं। तो लेकिन आइडियली आप आइट्स करें लाजमी, टॉफल कर लें, और भी इंग्लिश के एग्ज़ाम है वो कर लें, पीटीई भी है वो कर लें, क्योंकि अब ये दौर जो है ना, ये एआई का दौर है, डेली एक नया टूल आ जाता है। तो अब टेस्ट करना जो है ना, वो यूनिवर्सिटियों के लिए मुश्किल हो गया है कि स्टूडेंट ने खुद राइटिंग की है, अपनी पर्पस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस खुद लिखी है, मोटिवेशन लेटर खुद लिखा है, या एआई से लिखवाया। कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, ह्यूमनाइज कर लेते हैं लोग। तो इसलिए, लेकिन आइट्स जो है ना, वो तो एआई नहीं ना जाके दे सकती, तो वो 90% लोगों से आपको ऊपर ले जाएगा आइट्स या इंग्लिश का टॉफल, कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश का, क्योंकि वो फिज़िकली ही आप देंगे तो वो होगा। तो वो एडवांटेज आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन चाइना में भी ये आपका जो वो मांगते ज़रूर हैं कि आइट्स हो, लेकिन वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन प्रेफरेबली आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम करना चाहिए। और अगर आपने डीवीएम किया है या कोई भी पाकिस्तान से अंडर ग्रेड की डिग्री की है, तो सारा सिलेबस तो आपने इंग्लिश में ही पढ़ा होता है ना, तो हो जाता है। डोलिंगो भी आप कर सकते हैं, डोलिंगो की फ़ीस भी कम है, ये एक कमेंट डोलिंगो आया है। हाँ, डोलिंगो यूके में एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल पीटीई भी एक्सेप्टेबल, डोलिंगो की फ़ीस भी कम है, डोलिंगो आप कर लें, वो है भी सस्ता में है, 10 के 12,000 फ़ीस है उसकी। लेकिन कोई ना कोई टेस्ट मैं कहता हूँ कि आप लाजमी करें, ताकि अगर 10 लोगों ने देखे ना, स्कॉलरशिप का मतलब है कि आपने कम अज़ कम जो है ना 1 से 1.5 करोड़ रुपया आपको मिलना है फ़ीस की मद में और स्कॉलरशिप की मद में। ये जितना भी 3 साल या 4 साल में, मास्टर्स में 3 साल हैं, क्योंकि जो चाइना की यूनिवर्सिटियों की फ़ीस है ना, वो भी 10 से 15 लाख रुपया पाकिस्तानी है 1 साल की, जो कि वो स्कॉलरशिप के अंदर से निकलनी है। तो इतने पैसे आपको अर्न अगर करने हैं फॉर फ्री, डिग्री भी मिलनी है, पैसे भी मिलने हैं, तो एक टेस्ट देने में क्या हर्ज है? ये कोई बड़ी डील तो नहीं है। अगर 10 एप्लीकेशनें होंगी, एक ने आइट्स किया होगा या डोलिंगो किया होगा, 9 ने नहीं किया होगा, तो अल्टीमेटली वो कहेगा इस बंदे का इंटरेस्ट ज़्यादा है कि इसने तो टेस्ट भी किया हुआ है, तो वो उसको ऊपर ले आएगा। क्या कहते हैं, ठीक है? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। अब हमने मुख्तलिफ टेस्ट की बात की, हमने एग्री की बात की है, टोफल की बात की है, डुलिंगो की बात की है और आइट्स की बात कोई भी कर लें। तो पाकिस्तान में रहते हुए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसको हमने प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन करना चाहिए? किसी को भी कर लें, कोई मसला नहीं है, कोई कर लें, किप्स कर लें, या और भी उधर लाहौर में काफ़ी हैं, या फैसलाबाद में भी होंगी, किसी को भी कर लें। कोई कुछ लोग तो ऑनलाइन भी करवाते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप कोई भी एकेडमी कर लें, वो 40 दिन का करवा देते हैं। उसमें एक चीज़ ये है, एक तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, दूसरा ये है कि आपको आइडिया हो जाता है टेस्ट आना कैसे है। फिर उनके पास ना कोई मटीरियल उन्होंने बनाए होते हैं, नोट्स बनाए होते हैं कि ये करके जाएं, फिर वो आपको लेक्चर भी देते हैं, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, 0.5 to 1 बैंड बढ़ता है। कोई भी एकेडमी अच्छी करें, एकेडमी जो भी रिप्यूट जिसकी भी, अपने लोकल सिटी से ही कर लेते हैं, लेकिन करें ज़रूर। उससे ये होगा कि अगर आप वो नहीं ना करेंगे तो आपकी सीरियसनेस नहीं आएगी। एक तो वो आप कहेंगे अच्छा यार आज तो मैं थक गया हूँ, आज मैं नहीं करता, कल कर लूँगा। लेकिन जब आप एकेडमी ज्वाइन की होगी ना, तो फिर आपको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा कि मैंने फ़ीस दी हुई है, मैंने जाना है, इसलिए भी एकेडमी ज़रूरी है। फिर आप उधर जाके बेइज्जती तो नहीं ना अपनी करवानी। जब कोई टीचर को 4 सवाल पूछेगा, कोई 3 के जवाब तो देंगे ही ना,
जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। अब इन दो सेगमेंट्स में हमने बहुत अहम बातें सीखी हैं, जिनमें कि हमें लास्ट ईयर में, डिग्री के लास्ट ईयर में ही हमें अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, आइल्स की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, जी और हाँ। खास करके अपनी डिग्री को HEC से अटेस्ट करवा लेना चाहिए। जी हाँ। इसके अलावा हमने ये बात की कि ड्यूरिंग डिग्री हमें एक्सटर्नशिप्स पे और दूसरी इंटर्नशिप, साइंटिफिक राइटिंग, इन पे भी फोकस करना चाहिए। जी बिल्कुल। और हमें हमेशा अगर हमारी CGPA कम भी है, इवन के 2.8 भी है, तो हमें उसे डीमोटिवेट नहीं, बल्कि हमें मजीद स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि हमारा एडमिशन नहीं होगा, तो इससे हमें डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल हमें बिल्कुल। अपनी CV को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके अंदर कुछ ऐसी खास चीजें ऐड हम कर सकते हैं जो हमारी CV को CGPA को नजरअंदाज कर सकती हैं। जी बिल्कुल। उसमें हम अपनी इंटर्नशिप ऐड कर सकते हैं, हम अपना वॉलंटियरली वर्क ऐड कर सकते हैं और एक्सटर्नशिप्स ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने एक बहुत खास बात बताई है कि जो अब अपडेटेड बात है कि जो रेफरेंस लेटर है वो हमें अब एसोसिएट प्रोफेसर और जो फुल प्रोफेसर है वही इशू कर सकते हैं। इसके चाइना के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है वो हमें इशू नहीं कर सकता है। नहीं, चाइना के लिए ये तो स्पेसिफिकली। ये था हमारा सेगमेंट नंबर 3 और 4। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा उजैर से कि वो नेक्स्ट सेगमेंट को कंटिन्यू करें। को आज हम इतना ही, अभी वो कॉल भी एंड हो गई है ऑनलाइन, तो आज की मीटिंग को हम यहाँ ही कंक्लूड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में बहुत जल्द, शायद नेक्स्ट वीकेंड पे, या फिर जो है वो दोबारा हम अहमद को और उज़ैर को कहेंगे कि दोबारा मीटिंग अरेंज करें। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।